हिमाचल उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बादल फटने से बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई है। यहां तक कि सड़कें और पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गए। इसी बीच हिमाचल के मंडी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। क्या है तबाही का मंजर, देखते हैं मॉनसून स्पेशल रिपोर्ट अंदर के बाद में। उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई है। यहां तक कि सड़कें और पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गए। इस बीच हिमाचल के मंडी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग हिमाचल के मंडी जिले के नगवेन गांव में फंसे हुए थे, जिनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करना पड़ा। वहां फंसे हुए लोगों को रस्से से नदी पार करके निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की गजब की तस्वीरें सामने आई हैं। इस रेस्क्यू का वीडियो भी सोशल मीडिया में सामने आया है। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से मंडी जिले के नगवेन गांव के पास 6 लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाते हुए उन लोगों का रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बरसात को लेकर रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब के कई इलाकों में ट्रैक पर पानी भरने से अंबाला से ऊना दौलतपुर चौक आने वाली वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। उत्तर भारत में इस वक्त लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में पूछ इलाकों से लेकर हिमाचल उत्तराखंड की सुदूर वादियों में ही एक जैसी ही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव है। बारिश के कारण स्कूल बंद है, तो वहीं यातायात भी प्रभावित हुआ है। क्या क्या अभी जो परिस्थितियां हैं, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कहर बनकर बरस रही है। जहां शहरों में जलभराव की स्थिति है, तो वहीं पहाड़ों पर बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन से जान पर बनाई है। बारिश ने रफ्तार में ब्रेक के साथ ही बच्चों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी है। उत्तर भारत में कई प्रदेशों, कई जिलों में आगे 3 दिन तक स्कूल बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में 11 और 12 जुलाई को चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून और हल्द्वानी में स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को 11 जुलाई 2023 तक बंद रखने का आदेश दिया है। पंजाब के भी जिलों में स्कूल बंद रखने का आदेश आया है। राजधानी में यमुना के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके चलते दिल्ली के पुराने लोहे के पुल के पास यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। इससे यहां रहने वाले करीब 37,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। वहीं हरियाणा से और अधिक पानी छोड़े जाने पर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। मणिपुर में 3 मई को जातीय समुदायों के बीच झड़प शुरू हुई थी। अगले दिन पहली बार राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध लगा दिया था। इसी समय पर बढ़ाया जा रहा है। मणिपुर हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। राज्य सरकार ने कहा कि स्थिति में बार बार बदलाव हो रहे हैं और अभी इस आदेश पर अमल से मुश्किल हो सकती है। मणिपुर हिंसा मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट रिपोर्ट भी रखी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्थिति सुधर रही है। इस समय किसी भी अफवाह से बचने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कोर्ट सामान्य स्थिति की बहाली में योगदान देना चाहती है। मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील कॉलिन गोसाल्विस ने कहा है कि सरकार के संरक्षण में कुकी आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा, कानून व्यवस्था सरकार का काम है, सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं चला सकता। मणिपुर में पिछले 2 महीने से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। यहाँ इंटरनेट पर बैन लगे भी 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हाल ही में मणिपुर सरकार ने इंटरनेट पर 10 जुलाई तक के लिए बैन बढ़ा दिया था। इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिकाओं पर मणिपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि गृह विभाग मामले दर मामले के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत का फैसला पेश करते हुए क्या कहा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने ये मामला रखा, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सिंघवी ने बताया, हाईकोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सिसोदिया की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। इससे पहले सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। बीते गुरुवार को सिसोदिया अपने जमानत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वह दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि मामला 17 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन वह इस पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी। सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED मामलों में जमानत के लिए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विधानमंडल मानसून सत्र के पहले दिन जब राबड़ी देवी सदन से बाहर आई, तब उन्होंने एक बयान दिया। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर आया मां राबड़ी का बड़ा बयान। सीधा सीधा PM मोदी से क्या पूछा, बड़ा सवाल, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। विधानमंडल मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को बीजेपी विधायकों ने डिप्टी CM तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। लैंड फॉर जॉब मामले में CBI ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें तेजस्वी का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। ऐसे में इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने खूब प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने कहा कि हम लोगों से जबरदस्ती की जा रही है। जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर चार्जशीट, केस, मुकदमा, CBI, ED सब लगा देंगे नरेंद्र मोदी। उनका यही काम है, कभी विकास का काम नहीं किया। 15 लाख रुपया गरीबों के खाते में नहीं गया। साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, लेकिन वो भी खत्म हो गया। कोई काम के नहीं है। देश का पैसा लूटकर पार्टी और सरकार चला रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में पार्टी ऑफिस बनाने के लिए कहां से लाए पैसा, पूरे देश को बेच दिया। मन की बात लोगों को सुनाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई चीज नहीं है। मीडिया के सवाल के जवाब पर आगे राबड़ी देवी ने कहा कि मॉल जैसा पार्टी ऑफिस बना है, कहां से आए पैसे? आप दिल्ली जाकर देखे, ताज होटल बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कम से कम 4 दलों के शीर्ष नेताओं ने राहुल को विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने को लेकर आपत्ति जताई। पहले शरद पवार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेता राहुल पर निशाना साध चुके हैं। विपक्षी एकता में क्या सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस नेता राहुल गांधी है? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। 23 जून को पटना सम्मेलन के दौरान सभी ने पिछले मतभेदों को भुलाने की बात की, लेकिन निजी तौर पर कई विपक्षी नेता राहुल को एकजुट विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने से सावधानी बरतते दिखे। बता दें कि राहुल पर मानहानि के मुकदमे के बाद राहुल को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कोई राहत न मिलना उन्हें PM बनने की दौड़ से बाहर कर देगा। राहुल के सार्वजनिक बयानों से भी विपक्ष सहमत नहीं रहा है। शरद पवार, अडानी पर बयानों से लेकर विनायक दामोदर सावरकर पर दिए गए राहुल के बयानों से सहमत नहीं थे। उद्धव ठाकरे ने भी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राहुल के बयान से नाराजगी जताई थी। उद्धव ठाकरे ने राहुल को चेतावनी दी थी कि वहां विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अभद्र टिप्पणी न करे। बता दें कि इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे विपक्षी दलों की मीटिंग में भी नहीं गए थे। इस मीटिंग में विपक्ष के कुल 18 दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जानकारों का मानना है कि विपक्ष का ये रुख चुनाव पर भी असर डाल सकता है। राहुल को विपक्षी दलों के बीच कांग्रेस को नेतृत्व तय करने के लिए सभी सहयोगियों का विश्वास जीतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी अपना दरबार लगाते हैं, उन पर राजनीति करने के आरोप लग जाते हैं। दिल्ली दरबार में जब उन्होंने मुफ्तानंद की कहानी सुनाई, तो यहां भी उन पर इशारों में अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमला करने के आरोप लगने लगे। अक्सर क्या बाबा का नाम विवादों से घेरा रहता है? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगता है कि वे अपनी कथाओं में उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं
जो किसी राजनीतिक दल के विचारों को फायदा पहुंचाते हैं। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, सभी जातियों को छोड़कर एक होने और देश को विश्व गुरु बनाने जैसी बातें बाबा बागेश्वर अपने दरबार में बताते हैं। ये वही मुद्दे हैं जो भाजपा खुद अपने राजनीतिक अभियानों में इस्तेमाल करती रही है। यही कारण है कि बाबा बागेश्वर धाम के मुद्दों को भाजपा से जोड़कर देखा जाने लगता है। लेकिन इसका कारण केवल यही नहीं है। बाबा बागेश्वर के देश में लग रहे विभिन्न स्थानों पर दरबार को आयोजित करने में भाजपा से जुड़े लोग ही सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। पटना दरबार में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारते हुए दिखाई पड़े थे। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम मित्तल ने कहा कि बाबा बागेश्वर पर राजनीति करने के आरोप लगाना हास्यास्पद है। आम आदमी पार्टी विधायक वंदना कुमारी ने बागेश्वर ने अपनी कथा में मुफ्तानंद की कहानी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की राजनीति पर निशाना साधा था। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दिल्ली दरबार में मुफ्तानंद का एक किस्सा सुनाया। उनके यहाँ बयान पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई है। ये सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। राम मंदिर और उसमें चले आ रहे कार्यकाल पर क्या बोले अनिल मिश्रा, जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात पे। अयोध्या में बन रही राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई है। ये फर्स्ट फ्लोर की है। ग्राउंड फ्लोर का छत बनने के बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खंबा बनाया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर ही राम दरबार बनाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में रामलला अपने चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया, साल 2024 में मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पहली चैत्र रामनवमी पर सूर्य की किरण भगवान के ललाट पर पड़ेगी। इसकी व्यवस्था की जा रही है। 300 से 400 लोग एक साथ रामलला के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगे 6 खंबे सफेद संगमरमर के हैं, जबकि बाहरी खंबे पिंक सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। साल 2024 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। राम जन्म के समय ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें कुछ देर के लिए रामलला की मूर्ति पर पड़ेगी। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के बाद भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर व आसपास यात्री सुविधाओं का निर्माण शुरू कर दिया है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, डॉर्मेट्री और धर्मशाला बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।